नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। हिमाचल में पीएम मोदी की रैली के बाद शिमला हाईकोर्ट ने लगाई राजनीतिक दलों को फटकार। कहा, होर्डिंग नियमों का पालन करें पार्टियां। पीएम की रैली को लेकर होर्डिंग से पाट दिया गया था पूरा शहर। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किलें। 100 करोड़ की वसूली के मामले में सीबीआई ने दाखिल की 59 पेज की चार्जशीट। सचिन वाजे बना सरकारी गवाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। रिलीज से पहले ही अक्षय की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को प्रदेश में किया गया टैक्स फ्री। योगी कैबिनेट के लिए रखी गई आज स्पेशल स्क्रीनिंग। शेयर बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स 437 अंकों की तेजी के साथ 55,818 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 105 अंकों की तेजी के साथ 16,628 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में जो भी सरकार रही वो काम ज्यादा करती थी और प्रचार पर जोर कम रहता था, लेकिन पिछले 8-10 साल से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। काम कम, प्रचार ज्यादा हो रहा है। लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। इस मामले में पंजाब की आप सरकार सभी से आगे निकलने की कोशिश कर रही है। लोगों की सुरक्षा वापस ली गई, इसका भी प्रचार किया गया, लेकिन जब सरकार फंस गई तो अब सुरक्षा पर राजनीति ना करने की बात कह रही है। सुरक्षा पर राजनीति, इसी खबर पर होगी चर्चा। इसी के साथ खबर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर भी है। उन्हें बीते दिनों ईडी ने समन भेजा था। सोनिया गांधी ने कहा कि वो ईडी का सहयोग करेंगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन फिर भी वो ईडी के सामने पेश होने को तैयार हैं। इसके अलावा हम जानेंगे क्यों हरियाणा के विधायकों को भेजा गया छत्तीसगढ़। इसके साथ ही बात करेंगे बिहार एमएलसी चुनावों ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। इसके अलावा भी दूसरी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान किसकी गलती से गई, ये जांच का विषय है। लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों की सुरक्षा वापस ली गई और खबर वायरल की गई, उससे कई लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। और जब एक सिंगर की जान गई तो पंजाब सरकार को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीति बदले के चलते ली गई मूसेवाला की जान, और अब क्या कर रही है मान सरकार। देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी सुरक्षा में कटौती का फैसला था जो मान सरकार ने लिया था, और अब पंजाब की मान सरकार इसे लेकर विपक्ष के निशाने पर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी आज मान सरकार को जमकर लताड़ लगाई। पंजाब में 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने आप सरकार से कई सवाल पूछे, जिनके जवाब सरकार ने दिए। पंजाब में 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा को फिर से बहाल किया जाएगा। 7 जून से इन लोगों को फिर से सुरक्षा दी जाएगी और हर किसी को खतरे की समीक्षा के बाद ही आगे का कोई फैसला लिया जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भगवंत मान सरकार ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान अपनी बात रखी। इस तरह पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में अपने फैसले से पलटने की बात कही, जिसकी जानकारी यहाँ पर आप सरकार ने दी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। मूसेवाला भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल थे जिनकी सुरक्षा को कम किया गया था या फिर वापस ले लिया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने मान सरकार पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने मान सरकार से पूछा कि आखिर जिन लोगों की सुरक्षा कम की गई थी, उनकी लिस्ट लीक कैसे की गई थी। सिद्धू मूसेवाला की जान जाने के बाद पंजाब सरकार की तरफ से सुरक्षा को वापस लिए जाने के बाद काफी विरोध हुआ था। सिद्धू मूसेवाला की मानसा में अज्ञात हमलावरों ने 30 गोलियां मारकर जान ले ली थी। इस घटना के बाद से ही पंजाब में राजनीतिक उबाल देखा जा रहा था और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी भगवंत मान सरकार घिरी हुई है। इस बीच सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुंचे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में पंजाब में हाल ही में हुई घटनाओं और पंजाब के हालात पर चर्चा की गई। पंजाब सरकार मुश्किल में फंस गई है। सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है। सुरक्षा वापस ली गई तो उसका जमकर प्रचार हुआ, लेकिन जब फिर से सुरक्षा दी जा रही है तो सरकार ये भी नहीं बता रही कि किसे कितनी सुरक्षा दी गई है। मूसेवाला मामले से आप मुश्किल में फंसती दिख रही है तो कांग्रेस की चिंता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बीमारी ने बढ़ा दी है। सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो ईडी के सामने पेश होंगी। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया था।
सोनिया गांधी को 8 जून को जांच एजेंसी के सामने पेश होना है, जबकि राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने विदेश में होने की वजह से 8 जून तक की मोहलत मांगी है। सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होने को तैयार हैं, लेकिन इससे पहले ही वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अब कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते अब 8 जून को सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश होने पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि बीते दिनों सोनिया गांधी जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिली थी, उनमें से भी कई कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया गांधी को 1 जून की शाम हल्का बुखार आया था, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने 8 जून को पूछताछ के लिए पेश होंगी। साथ ही पार्टी ने सोनिया गांधी के साथ बैठक में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा है। तो उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी 2 दिवसीय लखनऊ में नव संकल्प के लिए पहुंची थी, लेकिन आज प्रियंका गांधी अचानक दिल्ली वापस आ गई। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रियंका गांधी नई दिल्ली वापस लौट आई हैं। वहीं जब प्रियंका गांधी से यात्रा के बीच में ही छोड़कर दिल्ली जाने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कोई आधिकारिक कारण नहीं है। हालांकि नव संकल्प कार्यशाला गुरुवार को भी जारी रहेगी। हमारे राष्ट्रीय सचिव यहाँ हैं और कार्यशाला जारी है। सिर्फ प्रियंका के कार्यक्रम के अलावा कुछ भी रद्द नहीं हुआ है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सोनिया गांधी ईडी के सामने अभी भी पेश होने को तैयार हैं। राहुल गांधी के लिए कुछ वक्त मांगा गया है क्योंकि वो देश में नहीं है। कांग्रेस कानून का सम्मान करती है, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी को मिले ईडी के नोटिस से सवाल पीएम मोदी पर भी उठने लगे हैं। लंबे वक्त तक बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी दबाव में है, इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और क्या कहा है शिवसेना ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर तंज कसने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। बीजेपी और शिवसेना आज एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी हैं। दोनों पार्टियों के नेता गाहे बगाहे एक दूसरे पर तंज कसते ही रहते हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को पुणे में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी अपना अहंकार छोड़ दें तो कई समस्याएं हल हो सकती हैं। ये बातें उन्होंने पुणे में बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के उद्घाटन के मौके पर कही थी। पुणे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि गौतम बुद्ध का केवल एक ही संदेश ध्यान में रखना चाहिए और वो है अहंकार को छोड़ना। जिन लोगों ने अपना अहंकार छोड़ दिया है वो जीवन में विजयी हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अहंकार को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर वो अहंकार को छोड़ दें तो समाज, राज्य और देश के कई मुद्दों का समाधान हो जाएगा। संजय राउत ने ये बात पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कही और कहा कि किसी को ये पीएम मोदी को बताना चाहिए। इसके साथ ही संजय राउत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी को नोटिस को लेकर भी तंज कसा और कहा कि जल्दी एजेंसी की तरफ से एक नोटिस नेहरू स्मारक पर भी पहुंचेगा। राउत ने कहा कि आज सोनिया और राहुल गांधी को ईडी की तरफ से तलब किया गया है, वो हमसे सोनिया गांधी तक पहुंच गए। ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है, जिसे नेहरू ने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था। हम जल्दी नेहरू स्मारक के बाहर ईडी का नोटिस चस्पा देखेंगे। गौरतलब है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत हमेशा बीजेपी और पीएम पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में कभी नहीं लौट सकती, क्योंकि बीजेपी ने शिवसेना से किए अपने वादे का सम्मान नहीं किया। इसलिए महाराष्ट्र को महाविकास अघाड़ी के रूप में एक अच्छी सरकार मिली है। पीएम अहंकारी हो गए हैं, उन्हें अहंकार छोड़ना चाहिए। राउत के बयान से साफ है कि बीजेपी किस तरह से विरोधियों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। सत्ता का अहंकार उसके सिर चढ़कर बोल रहा है और इसी अहंकार के बल पर वो राज्यसभा चुनावों में उलटफेर की कोशिश में जुट गई है। हरियाणा में चुनाव आसान था, लेकिन बीजेपी के इशारे पर एक निर्दलीय उम्मीदवार उतार दिया गया, जिससे राज्य में खरीद फरोख्त की आशंका बढ़ गई है और इससे बचने के लिए कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा में कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर लग रहा है। राज्यसभा चुनावों में पार्टी को भरोसा है कि उसकी जीत तय है, लेकिन राज्य का राजनीतिक समीकरण ऐसा है जिसमें 1-2 विधायक ही जीत को हार में बदल सकते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और 3 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं।
90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के सभी विधायकों को वोटिंग का अधिकार है। ऐसे में एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं और उसकी एक सीट पर जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, उसकी भी एक सीट पर मजबूत दावेदारी है। लेकिन कार्तिकेय शर्मा ने जेजेपी के समर्थन में चुनाव मैदान में उतरकर सभी के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। खासतौर पर कांग्रेस के अजय माकन की मुश्किल ज्यादा बढ़ा दी है। जेजेपी के पास 10 विधायक है। निर्दलीय और बीजेपी के अतिरिक्त वोटों के सहारे कार्तिकेयन के वोटों की संख्या 26 तक पहुंच रही है। ऐसे में मुकाबला किधर भी जा सकता है। कांग्रेस को 2016 पैन कांड याद है, जब उसके समर्थक उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वोटिंग के दौरान पैन बदल दिया गया था। कांग्रेस विधायक ने गलत स्याही से वोट डाला और उनका वोट रद्द कर दिया गया। लेकिन इस बार कांग्रेस बीजेपी के किसी भी जाल में फंसने को तैयार नहीं है। पार्टी के विधायकों को सेफ रखने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। करीब 30 विधायक अब छत्तीसगढ़ में रहेंगे और वोटिंग से पहले वापस लौटेंगे। दरअसल बीजेपी की ओर से कांग्रेस के किले में सेंधमारी की कोशिश हो रही है। हाल ही में कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव के बहाने बीजेपी कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। 2 विधायक भी पाला बदलते हैं तो कांग्रेस मुश्किल में फंस सकती है। इसलिए पार्टी ने बीजेपी की रणनीति को मात देने के लिए विधायकों को रायपुर भेज दिया है। कांग्रेस अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ ले गई है। अब वो वोटिंग के दिन ही वापस आएंगे। कांग्रेस सीट खोना नहीं चाहती है, तो दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी को एक सीट खोनी पड़ सकती है। राज्य में एमएलसी चुनावों को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव तेज हो गई है और जेडीयू की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं झुकी तो फिर कुछ भी हो सकता है, सरकार भी जा सकती है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। नीतीश ने साफ कर दिया है कि अब वो बीजेपी के आगे नहीं झुकेंगे। जब जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा तो नीतीश ने साफ संकेत दे दिया कि बीजेपी को तय करना है कि उसे सरकार में रहना है या नहीं, क्योंकि बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। सरकार रहे या जाए ये बीजेपी तय कर ले। नीतीश ने तेवर सख्त किए तो बीजेपी को नर्म रुख अपनाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी को सत्ता हाथ से फिसलती दिख रही थी। लेकिन विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के तेवर एक बार फिर से कड़े हो गए हैं। तो जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि गठबंधन में उसकी स्थिति बराबरी की है और वो बराबरी का समझौता चाहता है। विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होना है। ये सीटें विधायकों के वोट से भरी जाती हैं और विधानसभा की दलगत स्थिति देखते हुए साफ है कि 4 सीटें एनडीए को और 3 विपक्षी दलों के हिस्से में जानी हैं। बीजेपी 4 में से 3 सीटों पर दावेदारी कर रही है, तो जेडीयू 2-2 के बंटवारे पर अड़ी है। दरअसल 243 सदस्य बिहार विधानसभा में एमएलसी की एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के 125 विधायक हैं, इसमें से बीजेपी के 77, जेडीयू के 44 और हम के पास 4 विधायक हैं। बीजेपी के पास 2 सीट जीतने के बाद 15 वोट अतिरिक्त हैं। दूसरी ओर जेडीयू के पास 13 वोट ज्यादा हैं, लेकिन हम की सहायता से यह आंकड़ा 17 हो जाता है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी एक बार फिर जेडीयू के सामने झुकेगी, क्योंकि बीजेपी अड़ी तो गठबंधन भी टूट सकता है। अब देखना है कि बीजेपी झुकेगी फिर जेडीयू या फिर सरकार ही दांव पर लग जाएगी। फिलहाल तो बीजेपी कमजोर दिख रही है। बीजेपी कमजोर तो गुजरात में भी दिख रही है, जहां 7 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम मोदी तो राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं, उनसे काम नहीं चला तो अब कांग्रेस से तोड़कर एक नेता को पार्टी में शामिल कराया गया है। लेकिन क्या इससे भी काम चल जाएगा? गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक ने कोबा इलाके से बीजेपी कार्यालय कमलम तक रोड शो निकाला। इसके बाद दोपहर 12:39 पर विजय मुहूर्त में कमलम में प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में हार्दिक ने केसरिया पहन लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हार्दिक ने कहा कि मैं भाजपा में शामिल नहीं हुआ हूं, बल्कि ये मेरी घर वापसी हुई है। लेकिन अब हार्दिक का ये बयान सुर्खियों में है कि आखिर उनकी बीजेपी में घर वापसी कैसे हो गई, क्योंकि इससे पहले तक वो कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे और पाटीदार आरक्षण आंदोलन से गुजरात में उनका नाम हुआ था। उसके बाद 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन उनकी बीजेपी में घर वापसी अब चर्चा का विषय बन गई है। वैसे अब तक बीजेपी की नीतियों और उसकी विचारधारा को कोसने वाले हार्दिक पटेल को बीजेपी में क्या पद मिलेगा, ये सवाल हार्दिक से लगातार पूछा जा रहा है और इन सवालों को हार्दिक ने कहा कि उन्हें पद का लालच नहीं है। तो वहीं कांग्रेस छोड़ने की बड़ी वजह यही थी कि वो चाहते थे कि उन्हें गुजरात का फुल टाइम प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन वो कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष थे,
जिसको लेकर वो पार्टी से नाराज हो गए। लेकिन कांग्रेस ने जो सम्मान और पद उन्हें दिया था, वो हार्दिक को बीजेपी में मिलना नामुमकिन है। हार्दिक के बीजेपी में शामिल होने से गुजरात बीजेपी में भी बगावत देखने को मिल रही है। कई ऐसे नेता हैं जो बोल रहे हैं कि हार्दिक के आने से पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि राज्य में अब हार्दिक की छवि एंटी बीजेपी की रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि हार्दिक तो पिछले 6 महीनों से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। हार्दिक राज्य में सिर्फ नाम के कांग्रेसी थे। गुजरात में हार्दिक के पाला बदलने से इसका आने वाले चुनाव में कितना असर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हार्दिक के हृदय परिवर्तन से राज्य की सियासत में उबाल जरूर आ गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। भारत में जब से मोदी सरकार आई है, हर व्यक्ति महंगाई की मार झेल रहा है। हालांकि सरकार इस बढ़ती महंगाई के लिए हर बार अलग वजह बताती है, कभी कोरोना तो कभी यूक्रेन रूस विवाद। लेकिन सच ये है कि इस बढ़ती महंगाई की वजह मोदी सरकार की कमियां हैं, और अब इस महंगाई ने एक बार फिर किचन का बजट बिगाड़ दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी राज में जनता को सिर्फ एक ही चीज मिली है और वो है महंगाई। ईंधन हो या खाने पीने की चीजें, पिछले सालों में इनमें सिर्फ बढ़ोतरी हुई है और अभी भी जारी है। और ये महंगाई रसोई पर भी असर डाल रही है। पिछले दिनों जहां नींबू के दामों ने सभी के होश उड़ाए थे, तो अब एक और सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। और ये वो सब्जी है जिसका इस्तेमाल लगभग रोज ही होता है। बता दें कि नींबू के बाद अब टमाटर पर महंगाई की मार पड़ी है, और इसके दाम सुनकर आप टमाटर की तरह लाल हो जाएंगे। आलम ये है कि कुछ शहरों में तो टमाटर 100 रुपए के पार जा चुका है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली को छोड़कर अन्य मेट्रो शहरों में टमाटर की रिटेल कीमतें एक महीने पहले की तुलना में बुधवार को 77 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्यों में सप्लाई कम होने के चलते इसके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे देश में टमाटर की औसत कीमतें भी पिछले एक महीने में तेजी से बढ़ी हैं। 1 मई को देश में टमाटर की औसत खुदरा कीमत 29 रुपए 50 पैसे थी, जो बढ़कर 1 जून को 52 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गई। इस तरह बीते एक महीने में टमाटर की औसत कीमत 77% से बढ़ी है। अब दावे कितने ही कर दिए जाएं, लेकिन सच्चाई से सभी वाकिफ हैं कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए ये सरकार कोई न कोई वजह ढूंढ ही लेती है और उसे महंगाई बढ़ने का कारण बता देती है। और अब एक बार फिर सरकार ने ऐसा ही किया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।